जैसे कि हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने मानव जो श्वसन तंत्र था उसमें जो ऊपरी श्वसन तंत्र था उसकी चर्चा कर ली थी। अब जो हमारे पास में सेकंड पार्ट है श्वसन तंत्र का वो है निचला श्वसन तंत्र। जो निचला श्वसन तंत्र, जैसे कि ऊपरी श्वसन तंत्र में हमने 3 की बात की थी कि नाक होता है, उसके बाद में मुख होता है, उसके बाद में ग्रसनी होती है। अब नाक हो गया, मुख हो गया, ग्रसनी हो गई, उसके बाद में जो वायु है कहाँ जाती है? श्वास नली में जाती है। श्वास नली जो है उसके बाद में श्वसनी में जाती है और फिर श्वसनिका में जाती है। श्वसनिका से कहाँ जाती है? कुपिका में, फिर जाती है फेफड़ों के अंदर। जैसे कि हमने शुरू में बात की थी, जो हमारे पास में एयर है वह किस में जाएगी? एयर जो हमारे पास में ये है जो है नाक के अंदर जाती है। जब हमने प्रथम श्वसन में पढ़ लिया था। फिर ये जो एयर है प्रथम श्वसन में नाक में, मुख से भी जाती है, नाक से भी जाती है, फिर जो ग्रस चाहे मुख से जाए चाहे नाक से जाए, यह जो जाएगी वह ग्रसनी के अंदर जाएगी। अब ग्रसनी तक तो ये तो आगे थे प्रथम में। अब ग्रसनी से जो वायु है श्वास नली में जाती है, फिर श्वास नली से श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका में, फिर कुपिका में, फिर फेफड़ों में जाती है, फिर वहां जाकर के यह ऑक्सीकृत होती है। तो देखिए हमारे पास में जो निचला श्वसन तंत्र है उसके जो मुख्य रूप से भाग हैं श्वास नली, श्वसनी और श्वसनिका, श्वसनी और श्वसनिका और कुपिका तथा फेफड़े। एक हो गया श्वास नली, एक है श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका और फेफड़े। अब हम एक एक के बारे में देखते हैं। श्वास नली, देखिए जो श्वास नली होती है मुख्यतः यह है 5 इंच एक लंबी नलिका होती है जो एक उत्तक से बनी होती है, जिस उत्तक का नाम है कूट स्तरीय पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला उत्तक। कूट स्तरीय पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला द्वारा यह क्या करती है? बनी हुई होती है सी आकृति में। ऐसे ऐसे गुंडलित जो होते हैं उसकी आकृति में ये बनी हुई होती है। छल्ले होते हैं इसके अंदर। ये जो छल्ले होते हैं श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं कि जो श्वास नली आपस में चिपक नहीं जाए। जैसे कि हमने पहले बात की थी, अपने पास में जो श्वास नली होती है यहाँ पर जो अपने पास में छल्ले होते हैं वो होते हैं श्वास नली के। ये छल्ले जो होते हैं ये क्या कार्य करते हैं? श्वास नली को आपस में चिपकने नहीं देते, ये हमेशा इनको क्या रखते हैं? खुला रखने का कार्य करते हैं। अब जो श्वास नली है वो क्या करती है? आगे जा करके दूसरा जो पार्ट है श्वसनी में मिलती है। श्वास नली अपने पास में ये लंग्स थे, श्वास नली जो है जो आगे जा करके किस में मिल जाती है? श्वसनी में मिल जाती है। श्वसनी के बाद तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। जो श्वास नली तक मिल जाते बाद वहाँ पर जो अपनी छाती है वहाँ अपने पास में जो फेफड़े लगे हैं उन तक ये क्या करती है? सांस को पहुंचाती है। तो आपने क्या देखा, जो निश्वास नली है वो क्या करती है? 5 इंच लंबी नलिका होती है जो मुख्यतः कूट स्तरीय है, पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला उत्तक से बनी हुई होती है। छल्ले होते हैं ये जो क्या करते हैं? अपने पास में श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं और ये आगे जाके जो श्वास नली होती है श्वसनिका में बट जाती है, श्वसनी के अंदर जाकर के यह बट जाती है। अब अपने पास में अगला जो पॉइंट है, जैसे कि सांस नली जो कहाँ पहुँच गई? वक्ष गुहा में पहुँच गई। वक्ष गुहा में देखो पहुँच कर जो नली है दाईं और बाईं और दोनों में विभागों में व्यक्त हो जाती है। जैसे कि अपन ने फेफड़े देखे थे, ये जो यहाँ पर क्या एक तो दाईं ओर और एक बाईं ओर, 2 भागों में ये श्वास नली जो क्या होती है? विभाजित हो जाती है। और जैसे ये विभाजित हो जाती है उसके बाद में क्या होती है? फेफड़े में प्रवेश होती है। विभाजित हो गई तो फेफड़े के अंदर प्रवेश हो ही गई। जैसे श्वास नली के अंदर गई तो फेफड़ों में प्रविष्ट हो जाती है। फेफड़ों में प्रविष्ट होने के बाद में यह श्वास लेती है प्रथम नलिका होती है। इनको बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी। क्या बोलते हैं? प्राथमिक श्वसनी। बना जो श्वसनी को जो पहला हिस्सा होता है प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। श्वास नली में क्या होता है? छल्ले होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो उपकला उत्तक से बने होते हैं। ये क्या करते हैं? श्लेष्मा का निर्माण करते हैं जो श्वास के साथ आने वाली वायु को क्या करती है? शुद्ध करती है। श्लेष्मा का यहाँ पर निर्माण होता है, जो आने वाली वायु वो शुद्ध होती है। उसके बाद जो वायु कहाँ जाती है? फेफड़ों में जाती है। पहले बात तो वायु जो होती है अधिकतर जो फेफड़ों में शुद्ध पहुँच जाती है। इसके बाद में श्वास नली से जो हमारी वायु कहाँ जा रही है? श्वसनी के अंदर जा रही है। जैसे ये श्वसनी के अंदर वायु जाती है तो उसको तो बोलते हैं ब्रोंकाई, और एक होता है श्वसनी जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। श्वसनी होती है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई और श्वसनिका जो होती है उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। श्वास नली अंत में दाईं और बाईं ओर की श्वसनी में विभक्त होती है। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि श्वास नली अंदर गई, दाईं और बाईं ओर की विभक्त हो गई। प्राथमिक जो श्वसनी
ये विभक्त होती है पहले, इसको तो प्राथमिक श्वसनी बोलते हैं, फिर ये आगे जाकर के धीरे धीरे छोटी संरचनाओं में विभाजित होती है आगे जाकर के। तो आगे जाकर के जब प्राथमिक श्वसनी है उसके बाद में जो श्वसनी अगली जाकर के बनेगी वह द्वितीयक श्वसनी कहलाती है। क्या कहलाती है? द्वितीयक श्वसनी कहलाती है। और फिर द्वितीय श्वसनी भी तृतीय श्वसनी आगे जाकर के और खंड बना लेती है, और यह जो खंड बनाती है यह मुख्यतः छोटी छोटी श्वसनिका यानी छोटे छोटे श्वसनिका में यह बट जाती है। तो मुख्यतः जैसे कि हमने देखा अपने पास में अपने मानव का जो क्या था, मानव श्वसन तंत्र था, ये श्वसनी आई प्राथमिक श्वसनिका, फिर ये जाकर के द्वितीय श्वसनिका में बढ़ जाती है दाईं और बाईं ओर। फिर यहाँ से क्या होता है और भी श्वसनी निकली होती है, यह तृतीय श्वसनिका में बढ़ जाती है, और तृतीय श्वसनिका जो होती है आगे जाकर के बहुत छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बट जाती है। जो श्वसनी और श्वसनिका की बात करें, श्वास नली जो होती है अंत में दाईं और बाईं और श्वसनी और श्वसनिका में बढ़ जाती है। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाती है, उसके बाद द्वितीय श्वसनी होती है, फिर द्वितीय श्वसनी जो तृतीय श्वसनी में जाती है, तृतीय जो श्वसनी है आगे जाकर के बट जाती है। उसके बाद में यह जो है छोटी छोटी श्वसनिका में क्या करते हैं, बट जाती है। और ये जो श्वसनिका है वो क्या करते हैं, फेफड़ों में पूरी तरीके से फैल जाते हैं, अपने एक तरीके से जाल बना लेते हैं जो आगे जा करके छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बट जाते हैं। श्वसनी तथा जो श्वसनिका होती है मिलकर के एक वृक्षनुमा संरचना बना लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, वृक्षनुमा संरचना बनाएगी क्योंकि एक तरह से पूरा जाल हो जाता है, यहाँ पर पूरी तरह से इनका क्या हो जाता है, जाल हो जाता है। तो जाल हो गया तो एक तरह से कैसी संरचना बना लेती है, वृक्षनुमा संरचना बना लेती है। अर्थात वृक्षनुमा संरचना बनाने का मतलब जैसे वृक्ष की बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार जो श्वास नली है वो आगे जाकर के प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक से द्वितीय श्वसनी, द्वितीय से तृतीय श्वसनी, तृतीय श्वसनी से आगे जाकर के श्वासनिका जो होती है उनमें बट जाती है छोटी छोटी, और वो जाकर के एक बहुत सारा जाल बना लेती है, बहुत सारी शाखाएं बना लेती है जिस तरीके से वृक्ष की शाखाएं होती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वृक्षनुमा शाखाएं कहा जाता है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कुपिकाएं पाई जाती है। यहाँ पर अंतिम छोर होता है, लास्ट का जो होता है कुपिकाएं पाती है, और इन कुपिकाओं के माध्यम से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, यानी जो अपने पास में फेफड़े होते हैं उनके अंतिम छोर पर श्वासन जो श्वसनिका है वहाँ पर कुपिकाएं पाई जाती है, और इन कुपिकाओं के महत्व से ही जो गैसों का विनिमय है, आदान और प्रदान, गैस का आना और जाना इन कुपिकाओं के माध्यम से क्या होता है, संभव होता है। अब जो हमारे पास में अगला लास्ट पॉइंट आता है वो फेफड़ा होता है। फेफड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, अगर फेफड़ा नहीं हो तो ये जितनी भी प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएंगी। कई बार आप देखते हैं फेफड़े गल जाते हैं लोगों के, बहुत सारे लोगों के फेफड़ों में पानी बढ़ जाता है, बहुत सारे शोथ उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत सारे रोग विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उनको भी एक बार तरीके से हम देख लेंगे क्या होता है। तो देखिए जो फेफड़ा होता है मुख्यतः बात करें इसको हम क्या कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं। जो फेफड़ा होता है इसको मुख्यतः क्या कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं। ये मुख्यतः क्या होते हैं, लचीले होते हैं, कोमल होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। जो फेफड़ा होता है मुख्यतः लचीला होता है, हल्का होता है और गुलाबी रंग का होता है। ये एक जोड़े के रूप में, जोड़ा के रूप में मतलब दो होते हैं, वक्ष स्थल में दाएं और बाएं भाग में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से क्या होते हैं, वक्ष स्थल में दाएं और बाएं भाग में पाए जाते हैं, और मध्यपट के ठीक ऊपर, मध्यपट यानी जो डायफ्राम होता है उसके ऊपर ये पाए जाते हैं। फेफड़े असंख्य श्वास नलियों, कुपिकाओं, रक्तवाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लचीले तंतु, झिल्ली तथा अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है। जैसे कि हमने पहले बात की थी, श्वास नली प्राथमिक में, द्वितीयक में, तृतीयक में, अन्य खंडों में, फिर कुपिकाओं में बढ़ती है। तो एक तरह से वृक्षनुमा जाल बना लेते हैं और वो पूरा जाल फेफड़ों के अंदर समाहित होता है। तो हम कह सकते हैं फेफड़े जो है असंख्य श्वास नली के श्वसनिका से बहुत सारी वृक्षनुमा संरचना से मिलकर के बनते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फेफड़ों की बता दूं, जो फेफड़े होते हैं मुख्यतः जो दाएं फेफड़ा है बाएं फेफड़े से क्या होता है, 1 इंच छोटा होता है। दाएं फेफड़ा बाएं फेफड़े से 1 इंच छोटा होता है, लेकिन यह जो होता है चौड़ा होता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से 1 इंच छोटा होता है, लेकिन मुख्यतः क्या होता है, चौड़ा होता है। देखिए जो दायां फेफड़ा होता है उसकी जो औसत अपने पास में माना जाता है वो 23 औंस माना जाता है। जो अपने पास में औसत जो इसका वजन होता है लगभग 23 औंस के रूप में माना जाता है। और अपने पास में और जो पुरुष के जो फेफड़े हैं वह मुख्यतः स्त्रियों के फेफड़े से क्या होते हैं, भारी होते हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ थी कि जो फेफड़े होते हैं दाएं और बाएं भाग में विभाजित होते हैं। पुरुष के फेफड़े जो स्त्रियों के फेफड़े से थोड़े भारी होते हैं, और दायां फेफड़ा होता है मुख्यतः बाएं फेफड़े से 1 इंच थोड़ा चौड़ा होता है, लेकिन 1 इंच छोटा होता है, लेकिन क्या होता है, चौड़ा होता है। और दोनों फेफड़ों के
मध्य डायफ्राम पाया जाता है। दोनों फेफड़ों के मध्य क्या पाया जाता है? मध्य पार्ट पाया जाता है। और प्रत्येक जो फेफड़ा है वहाँ एक झिल्ली होती है। प्रत्येक फेफड़े के अंदर क्या होती है? एक झिल्ली होती है। और झिल्ली जो होती है वो क्या करती है? घिरी हुई होती है प्रत्येक फेफड़े के अंदर। वो क्या करती है? जैसे फेफड़ा क्या करे, जैसे मैं बात करूँ आपको, फेफड़े के नीचे हमने डायफ्राम की बात करी, तो फेफड़ों के अंदर क्या होता है? हृदय होता है। फेफड़ों के मध्य क्या होता है? हृदय होता है। और प्रत्येक जो फुफ्फुस होता है, प्रत्येक जो अपने पास में फेफड़ा होता है, एक झिल्ली से घिरा होता है। और यह झिल्ली मुख्यतः क्या करती है? ताकि फेफड़ा जो है फैलता रहे और सिकुड़ता रहे और उसमें कोई भी प्रकार का क्या है? विकार उत्पन्न नहीं हो, बिना किसी रगड़ से वो कार्य कर सके। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है कि दोनों फेफड़ों के मध्य क्या पाया जाता है? हृदय पाया जाता है, जो क्या करता है? प्रत्येक जो फेफड़ा होता है उसके बाहरी और क्या होती है? एक झिल्ली पाई जाती है, जो मुख्यतः क्या होते हैं? फेफड़ों को सिकुड़ता रहे, फूलता रहे, हृदय सिकुड़ता रहे, फूलता रहे और बिना किसी रगड़ के ये कार्य कर सके। लेकिन जब यहाँ पर विकार उत्पन्न होता है तो उसको हम बोलते हैं शोथ। क्या बोलते हैं उसको? शोथ बोलते हैं। जब फेफड़ों के अंदर विकार उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं शोथ। और मुख्यतः इसको एक नाम से जाना जाता है, प्लूरिसी नामक रोग। जब फेफड़ों के अंदर अपने पास में विकार उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं प्लूरिसी नामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरिसी नामक। और श्वसन क्रिया के दौरान जो अपने पास में फेफड़ों के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं श्वसनिका शोथ। क्या बोलते हैं? श्वसनिका शोथ बोला जाता है। देखिए क्या करते हैं, जब फेफड़े जो होते हैं श्वसनिका शोथ बोला जाता है। देखिए जैसे हमने फेफड़ों की बात कर ली, फेफड़ों को फुफ्फुस कहते हैं, लचीले होते हैं, कोमल होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होता है। दायां फेफड़ा जो होता है बाएं फेफड़े से 1 इंच छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है। और यह जोड़ी के रूप में क्या होता है? वक्ष स्थल में दाएं और बाएं भाग में होते हैं। मध्य पर जो डायफ्राम उसके ठीक ऊपर स्थित होते हैं। फेफड़ों में असंख्य बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? कुप्पिकाएं होती हैं, बहुत सारे वृक्षनुमा संरचना बनाती है। ये हमने बात कर ली। इस पुरुषों के बृहस्पति से भारी होते हैं, हमने बात कर ली। बायां फेफड़ा 2 खंडों में तथा दाहिना फेफड़ा क्या होता है? 3 खंडों में विभक्त होता है। बायां जो फेफड़ा है वह 2 खंडों में विभक्त होता है, जो दायां फेफड़ा है अपना 3 खंडों में विभक्त होता है। और प्रत्येक खंड में क्या होते हैं? कई उपखंड, अलग अलग खंड बने हुए होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। और अन्य प्रत्येक जो उपखंड है अनेक छोटे छोटे खंडों में, जिसे श्वास नली की शाखाएं, धमनी और सिरों की शाखाएं विभाजित होती है। जो फेफड़ा है वो क्या करते हैं? दाएं खंड और बाएं खंड में विभाजित होते हैं। बायां फेफड़ा जो होता है अपने पास में 3 जो 2 खंडों में तथा दाहिना फेफड़ा 3 खंडों में विभाजित होता है। अब जो बायां फेफड़ा है 3 खंडों में विभाजित होता है, अपने पास में 2 खंडों में विभाजित होता है, 3 खंडों में विभाजित होता है। तो ये भी आगे जाकर के अनेक खंडों में विभाजित होता है, जहाँ पर क्या पाई जाती है? श्वास नलिका, श्वसनिका पाई जाती है। और ये मुख्यतः क्या कार्य करती हैं? ये स्वतंत्र इकाई का कार्य करती है। और यहीं से क्या होता है? कुपिका होती है जो गैसों का आदान प्रदान करती है। और यहीं पर जो अपने पास में धमनी और जो शिराएं हैं मुख्यतः यहाँ पर क्या करती है? कार्य करती हैं। देखिए प्रत्येक जो फेफड़ा होता है स्पंजी ऊतकों से बना होता है और यहाँ पर लगभग 30 मिलियन कुपिकाएं पाई हैं। और इन कुपिकाओं के द्वारा ही मुख्यतः क्या किया जाता है? गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। गैसों का विनिमय जिसको हम बोलते हैं वो यहीं की कुपिकाओं के द्वारा ही किया जाता है। और जो कुपिका होती है मुख्यतः होती है कपनुमा संरचना होती है, जो कि ब्रोंकोल श्वसनिका जो होती है उसके आखिरी सिरे पर पाई जाती है। जो फेफड़े होते हैं उसका जो अंतिम छोर होता है वहाँ पर क्या पाई जाती है? कुपिकाएं पाई जाती है। ये असंख्य कोशिकाओं से में गिरी होती है, बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पर होती हैं। अब कुपिका में क्या होता है? एक सल्की उपकला पंक्तियाँ पाई जाती है जिनमें क्या होता है? रुधिर जो होता है वो आता जाता है। रुधिर जो होता है गैसों के आदान प्रदान में क्या करता है? मदद करता है। तो हमारे पास में आपने यहाँ पर क्या देखा? श्वसन देखा, और श्वसन के जो अपने पास में पार्ट बने थे उनको देखा, श्वसनिका देखा, फेफड़े देखे, और लास्ट का जो पार्ट अपने पास है श्वसन मांसपेशियां। देखिए फेफड़ों में गैस विनिमय में तो कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। जो फेफड़े होते हैं उसमें गैसों के आदान प्रदान के लिए कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियां क्या करती है? श्वसन को अंदर लेती है और फिर श्वसन को छोड़ती है। जैसे कि मैं आपको कर दूँ, श्वसन को अंदर लेना, अभी मैंने बताया था इनहेलेशन होता है, फिर होता है एक्सहेलेशन होता है, श्वसन को बाहर छोड़ना। और मुख्य रूप से जो श्वसन के लिए काम करता है कौन सा करता है? डायफ्राम। जैसे कि हमने पहले बात की थी, ये जो मध्यपट होता है यहाँ से ये क्या करता है? डायफ्राम होता है। और मध्यपट क्या होता है? कंकाल पेशी होती है, पतली चद्दर संरचना होती है जो वक्ष स्थल के सतह पर पाई जाती है, नीचे पाई जाती है। मध्यपट होता है संकुचन करता है जिससे वायु आती है फेफड़ों के अंदर जाती है, और जब शीतलन करता है तो वायु फेफड़ों से बाहर चली जाती है। इसके अतिरिक्त पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं जो मध्यपट संकुचन और शीतलन मदद करता है। मध्यपट संकुचन शिथिलन
संकुचन और शीतलन, जैसे प्राणायाम आप करते हैं ना तो संकुलन और शीतलन होता है। तो जैसे मान ले यहाँ पर एक झिल्ली जो पाई जाती है वो क्या करती है, सांस लेती है। सांस लेने में जो फेफड़ा होता है मध्य पट जो होता है नीचे की तरफ फैलता है, और सांस क्या होता है जो अंदर जाती है पेट क्या होता है फूल जाता है, बाहर निकालने पर क्या होता है आराम से मुक्त हो जाता है। यानी एक प्रकार से मध्यपट के अंदर संकुचलन की क्रिया होती है और एक प्रकार की कहानी क्या होता है शीतलन की क्रिया होती है। संकुचन और शीतलन मध्यपट के द्वारा तय किया जाता है। जैसे कि वायु जो होती है नासिका से फेफड़ों के अंदर जाती है तथा शीतलन जो होती है वायु जो होती है फेफड़ों से क्या करती है बाहर निकलती है। एक छोटा सा यहाँ पर आपको बताया गया, ये जो चीज़ थी आपको जैसे पहले वाला जो अपनी क्लास थी उसमें आपको बता दिया गया था, लेकिन यहाँ से दोबारा से आप एक बार देख लीजिए कि श्वसन जो होता है मुख्यतः फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर वायु जाती है फिर बाहर इसके अंदर इसके द्वारा ही निकाली जाती है। इसके अंदर बहुत सारी जो कुपिकाएं होती है वो इनको सहारा देती हैं। बहुत सारी कुपिकाएं असंख्य 30 मिलियन जो कुपिकाएं होती हैं यही गैसों का विनिमय करती हैं। इस कारण से क्या होता है यहाँ पर दाब भी बनता है, दाब अधिक भी होता है। और ये जो दाब अधिक और दाब कम होता है मुख्यतः ये दो प्रकार के श्वसन के कारण होते हैं। तो बाह्य श्वसन होता है, एक होता है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन क्या होता है, देखो गैसों का जो विनिमय है हवा से भरी कुपिकाओं तथा कोशिकाओं में होता है। जब गैसों का विनिमय, गैसों का जो आदान प्रदान है मुख्यतः हमने पहले ही देख लिया कुपिकाओं से होता है, लेकिन जब गैसों का विनिमय कुपिकाओं तथा कोशिकाओं के मध्य से होता है तो उसको तो बोलते हैं बाह्य श्वसन। और जो गैसों का विनिमय सिर्फ कोशिकाओं तथा उनके उत्तकों के मध्य होता है तो अपन उसको बोलते हैं आंतरिक श्वसन। एक होता है बाह्य जो गैसों तथा कुपिकाओं के मध्य गैसों का विनिमय, और एक होता है गैसों का जो विनिमय कुपिकाओं कोशिकाओं तथा उत्तकों के मध्य होता है। ऐसे करके हमारा जो श्वसन तंत्र का टॉपिक है वो पूरा होता है। आशा करते हैं कि आपको श्वसन तंत्र का जो टॉपिक है पूरे तरीके से अच्छे से समझ आया होगा, और अगला जो हमारा नेक्स्ट जो तंत्र होगा हम अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।